मुख्यमंत्री जी की हालत कैसी है? अब गोलियां निकालने की कोशिश हो रही है, अभी तक डॉक्टर्स ने कुछ कहा नहीं है। भगवान उनकी रक्षा करना। अब शारदा जी की तबीयत कैसी है? देखिए, आप कुछ भी कर कर हमारी शारदा को बचा लीजिए। फिलहाल तो सोचने वाली बात यह है कि कार्यकारी मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, क्योंकि सबको यह पता है कि इन हालात में किसी ना किसी को तो कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। जो भी कदम उठाना होगा बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। फिलहाल तो मुझे उस खबर का इंतजार है जो अब तक नहीं आई। बलदेव जी के बारे में तो ठीक ठीक अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। हम 15 साल रहे हैं उनके साथ, फिर भी हम उनके बारे में ठीक से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि वो ये काम नहीं करेंगे। राजनीति में यही तो किया जा रहा है, जाहिर कुछ और किया जाता है और खेल कुछ और खेला जाता है। ठीक कह रहे हैं आदित्य आप। अब तो यही बात का भरोसा रखना होगा कि छानबीन हो रही है और सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। अगर इनके पीछे बलदेव सिंह जी का हाथ रहा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्या देखने आए हो राजवीर? क्या पता लगाने आए हो माँ जी अभी तक जिंदा है या नहीं? तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए आदित्य। माँ ने तुम्हें अपने पास रख लिया ना, तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझसे सवाल करोगे। ये मत भूलो कि वो मेरी माँ है और मैं उनका बेटा हूं। यही तो उनकी बदनसीबी है कि तुम उनके बेटे हो। लेकिन तुम्हें यहां देखकर मुझे हैरानी हो रही है। तुम्हें तो माजी से कभी कोई मतलब रहा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई मकसद कभी उनसे पूरा नहीं। और आज जब वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है तो तुम यहां किस मकसद से आए? ये मैं समझ नहीं पा रहा। माँ के करीब रह के तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया ना आदित्य। अच्छा फायदा उठाया है तुमने हमारी दूरी का। देखो राजवीर, अब तो इस बात का ख्याल करो कि मुख्यमंत्री जी यहाँ किस हालत में हैं। आप लोगों से ज्यादा दुख है मुझे, पर आप लोग तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे माँ के सबसे ज्यादा करीब आप लोग हैं। आदित्य, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन उनका बेटा मैं ही कहलाऊंगा। इस बात को लेकर आप दोनों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। आदित्य, आपको समझना चाहिए, अगर मुख्यमंत्री जी अपने परिवार के साथ नहीं रह रही है तो ये उनका निजी मामला है और आपको इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जी मैडम, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या इन लोगों ने माजी के साथ वफा की? अपनी जबान को लगाम दो आदित्य। मैं तुम्हारी बकवास सिर्फ इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि मैडम सामने खड़ी है। शांत हो जाइए आप दोनों। देखिए आदित्य, हम नहीं जानते कि आपके दिल में किस बात का दुख है, पर हम आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो खून के रिश्ते होते हैं वो आसानी से तोड़े नहीं जाते। ये शारदा देवी जी का निजी मामला है, वो खुद देख लेंगी कि उन्हें रिश्तों को कैसे निभाना है। अब आप दोनों बहस नहीं करेंगे, ठीक है? जी मैडम। हम डॉक्टर साहब से मिलकर आ रहे हैं। देखिए डॉक्टर, तोमर से कांटेक्ट कीजिए और मेरी बात करवाइए। अगर देर हो गई तो मामला हाथ से निकल जाएगा। मुख्यमंत्री की हालत बहुत गंभीर है। हाँ, इसी वक्त बात करवाइए। मैं उन्हें पूरी सिचुएशन समझाना चाहता हूँ, प्लीज। डॉक्टर साहब,
नमस्ते कहिए। मुख्यमंत्री जी की तबीयत अब कैसी है? उनकी हालत बेहद नाजुक है। फिलहाल मैं उनके बारे में कुछ भी कहने के पोजीशन में नहीं। ऑपरेशन करके उनकी गोलियां निकालने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी एक गोली उनके जिस्म में फंसी हुई है, जिसे निकालना खतरनाक हो सकता है। और अगर नहीं निकाला तो जहर लगातार जिस्म में फैलता रहेगा। अपना प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती शारदा देवी को गोली लगी है और वो घायल हॉस्पिटल में पड़ी हैं। उनकी हालत क्रिटिकल लेकिन स्टेबल है और डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल की ओर से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। फिलहाल प्रदेश में सरकार की समस्या खड़ी हो चुकी है कि मुख्यमंत्री का पद और कार्य कौन संभालेगा। जनता जनार्दन पार्टी के नेताओं की बैठक लगातार जारी है। इस गोलीकांड के बाद पूरे प्रदेश में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और इसकी हलचल दिल्ली तक महसूस की जा रही है। रागिनी, तुम माची से आखिर क्या बातें कर रही हो? और राजवीर के कहने पर माची को इस घर में बुलाने के पीछे तुम्हारा क्या प्लान है, ये तो सिर्फ तुम जानती हो। लेकिन अब तुम ये कह रही हो कि तुमने माची को नहीं बुलाया और ना ही उन्हें फोन किया। तो आखिर माची यहाँ किसके बुलाने पर आई थी और इन सब के पीछे क्या राज है? तुम कहना क्या चाहती हो? कहना? मैं तो सिर्फ तुम्हारे खेल को समझाना चाहती हूँ रागिनी कि आखिर तुम कौन सा खेल खेल रही हो और किस लिए, और इन सब के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? राजवीर और हमारे प्लान के बारे में किसी को पता हो या ना हो, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानती थी ना। डॉक्टर साहब, तो किया क्या जा सकता है? गोली तो निकालना होगा ना। हम केस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। दूसरी गोली निकालने के लिए दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा और इसके लिए हम बड़े बड़े सर्जन से बात कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी का बचना बहुत ही जरूरी है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरे प्रांत के लिए। वरना प्रांत की तरक्की के लिए उन्होंने जो प्रण लिया है वो अधूरा रह जाएगा। उन्हें आपको बचाना ही पड़ेगा। उन्हें किसी भी तरह बचा लीजिए डॉक्टर साहब। हम अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं डॉक्टर साहब, आप लोगों को उन्हें बचाने में कामयाबी हासिल करनी ही होगी। उनका बचना बहुत ही जरूरी है, वरना जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर वो नहीं रही, उन्हें कुछ हो गया तो हम तो बिखर जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ मैडम, इसलिए हमारी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है। एक पल के लिए भी हम लापरवाह नहीं बनेंगे। हमें तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक हम उन्हें बचाने में कामयाब न हो जाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, पर ख्याल रखिएगा, पूरी जनता की नजर आपकी ओर उम्मीद रखकर बैठी है कि आप मुख्यमंत्री जी को बचाने में कामयाब होंगे। आप ठीक कहते हैं, लेकिन ऐसे हालात में हम डॉक्टर्स को भी शायद यही कहना पड़ता है कि सब ईश्वर के हाथ में। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम शायद भूल रही हो सोनाली कि राजवीर के सामने सबसे पहले ये प्लान तुमने रखा था और ये आइडिया भी तुम्हारा ही था कि माजी को घर वापस लाने के लिए हमारा ही सहारा लेना होगा। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने हमारा सहारा लेने के नाम पर हमें मोहरा बनाया। पता नहीं किस किस के साथ मिलकर तुम क्या खेल खेल रही हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम पर सवाल उठाए तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारी बात सबके सामने ना आ जाए इसलिए तुम हम पर सवाल उठाने चली आई। लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी। तुम मुझ पर इल्जाम लगाकर इस बात को छुपा नहीं पाओगी राखी। एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा कि माची को इस घर में किसने बुलाया। तुम तो हमारे सामने इस घर की वफादार होने का नाटक ना ही करो। हम इस घर की बहू हैं
और इस नाते हम इस घर के वफादार भी हैं, तुम नहीं। तुम तो ना जाने किस किस के इशारों पर नाचती रही हो, और आज भी पता नहीं किसके इशारे पर तुमने ये साजिश रची। लेकिन बात तो खुलेगी सोनाली, और अगर तुमने ये सब कुछ दुश्मनों से मिलकर किया है ना, तो समझ लो कि अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए। कि राजवीर के सामने सबसे पहले ये प्लान तुमने रखा था, और ये आइडिया भी तुम्हारा ही था कि माँ जी को घर वापस लाने के लिए हमारा ही सहारा लेना होगा। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने हमारा सहारा लेने के नाम पर हमें मोहरा बनाया। पता नहीं किस किस के साथ मिलकर तुम क्या खेल खेल रही हो। बलदेव सिंह जो समझते हैं उन्हें वो समझने दो। जब पार्टी शारदा देवी को उतारना चाहेगी ना, तो वो उतार ही देगी। और शायद शारदा देवी की भी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। मैं तुम्हें भी समझाती हूँ सोनाली, किसी को भी इस दुनिया में इतना ईमानदार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी सबको रास नहीं आती है। दरअसल जो याचिका दायर हुई है उसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, बल्कि शारदा देवी का ही हाथ है। और साजिश करके जनहित याचिका दायर करवा दी। क्या पार्टी की बदनामी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है? यही सारे सवाल अब उठने वाले हैं, और यही सारे सवाल उन्हें कुर्सी से उतार देंगे। इंतजार करो, बहुत जल्दी ही यह खबर तुम्हें सुनने को मिलेगी। सोनाली, हाँ बोलो सोनाली। अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि घर के बाहर गोली चली है, और गोली शारदा देवी को लगी है। हाँ, अब तक तो यह खबर सबको पता चल चुकी होगी। यहाँ तक कि छानबीन भी शुरू हो चुकी है। दीदी, क्या आप जानती हैं कि इन सब के पीछे किसका हाथ है? अब इसका अंदाजा मैं कैसे लगा सकती हूँ? कमाल है, मुझे तो लगा था कि आपको इस बात का अंदाजा होगा कि शारदा देवी के कौन कौन दुश्मन थे। अब देखा जाए सोनाली, तो शारदा देवी ने सभी लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। भला राजनीति में इतनी ईमानदारी किसी को रास आती है? मतलब जिन जिनको उनकी ईमानदारी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उसी में से किसी का हाथ हो सकता है। कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है सोनाली। अब अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा में बलदेव सिंह रहे हैं, क्योंकि वो शुरुआत से ही सरकार को गिराना चाहते थे, और अब शारदा देवी के रहते हुए सरकार को गिराना तो मुश्किल था। तो हो सकता है सरकार को गिराने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया हो। मतलब सरकार गिरेगी? नहीं सोनाली, फिलहाल तो मुझे ये संभव नहीं लगता। चाहे इसके लिए किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए, पार्टी सरकार को गिरने तो नहीं देगी। लेकिन दीदी, तो क्या आपको मंत्री पद मिलने वाला है? क्योंकि आपने ही मुझसे कहा था कि बहुत जल्द आपको मंत्री पद मिलेगा। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। आपने तो यूं ही कहा था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि आपने कहा था कि बहुत जल्द आपको मंत्री पद मिलेगा, और शारदा देवी की सरकार बहुत ही जल्द गिरने वाली। क्या बकवास कर रही हो सोनाली? कहना क्या चाहती हो तुम? नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रही। चलो फोन रखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। जी बाय। दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है।
अरे देखिए, माँ इतने बड़े हमले के बाद जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं, लेकिन आपकी तो तरक्की हो गई। जिंदगी एक भंवर है। नमस्कार देवव्रत जी। नमस्कार, कहाँ हैं आप? हम अस्पताल आए हुए हैं डॉक्टर साहब से बात करने, मुख्यमंत्री जी की तबीयत के बारे में। कहिए कैसे फोन किया? जी, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि इस प्रदेश को संभालने के लिए फिलहाल आपको कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। क्या? पर हमें ही क्यों? अब क्यों और क्या का तो कोई जवाब नहीं है। शायद पार्टी को आप पर और आपके काम पर बहुत भरोसा है। देखिए, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस बात की घोषणा भी उसमें की जाएगी। आचार्य जी का कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं इस बात की सूचना आपको दे दूं। देखिए देवव्रत जी, अब पार्टी के फैसले को हम टाल तो नहीं सकते, पर हमारे पास तो पहले से ही 2 विभाग हैं। देखिए, अगर आप विभाग नहीं संभाल पाई तो विभागों का बंटवारा हो जाएगा। फिलहाल आपको मुख्यमंत्री का पद संभालना है और आप अपने आप को इस पद के लिए तैयार कर लीजिए। अब ठीक है देवव्रत जी, अब पार्टी ने फैसला कर ही लिया है तो हम स्वीकार करते हैं। कल सुबह ही राज्यपाल महोदय आपको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर तोमर, आपने न्यूज में सुना होगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। केस बहुत ही क्रिटिकल है, इसलिए आपके मदद की जरूरत है साहब। हाँ जी, हाँ, हमने ऑपरेशन करने की कोशिश की और एक गोली निकाल पाए हैं। दूसरी गोली अब तक फंसी हुई है पसलियों के बीच, इसलिए वी वांट योर हेल्प सर। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, मैं पूरी तैयारी रखता हूँ सर। थैंक यू सर, ओब्लाइज, थैंक यू। हेलो डॉक्टर। हेलो जी। मैं मुख्यमंत्री जी का बेटा हूँ, राजवीर सिंह। ओहो, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन यकीन मानिए हम भी चिंतित हैं। थोड़ी देर के बाद दूसरे ऑपरेशन की तैयारी की जानी है और वो ऑपरेशन पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर, मैं मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ, बस उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। सॉरी, हम अभी उनके करीब जाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकते। डॉक्टर, मैं उनका बेटा हूँ, आप मुझे उनसे मिलने से रोकेंगे? मुझे? ये कैसी बात कर रहे हैं? उन्हें इस वक्त डॉक्टर्स की जरूरत है, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैंने आपसे कहा ना कि उन्हें फिर से ऑपरेट करने की जरूरत है। अभी उनकी हालत बहुत नाजुक है। देखिए, मैं उन्हें बस एक बार देखना चाहता हूँ, बस। मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता, और आपको क्या, किसी को भी नहीं दे सकता इजाजत, क्योंकि पुलिस की तरफ से हमें हिदायत मिली है कि कोई भी वहां जाने। समझ गए आप? डॉक्टर, मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। जब तक हम उन्हें बचाने में कामयाब नहीं होते, जब तक वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए, उनके पास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। समझ गए आप? आई एम सॉरी। आप उनके बेटे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें हमारा काम शांति से करने देंगे। न जाने क्या सोचकर पार्टी ने हमारे नाम का फैसला लिया। अब जब तक मुख्यमंत्री जी ठीक नहीं हो जाती, इस पद को हमें ही संभालना होगा। जाहिर सी बात है मैडम, शारदा देवी यहाँ जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तो किसी न किसी को तो मुख्यमंत्री पद संभालना ही होगा। हाँ, पर हमने ये नहीं सोचा था कि इस पद के लिए हमें चुना जाएगा। अब पार्टी के फैसले का हम अनादर भी नहीं कर सकते। मैडम, पार्टी ने आपको कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उन्हें आप अच्छी तरह समझते हैं।
आप ये अच्छी तरह समझती हैं कि किन योजनाओं की तैयारियां हो चुकी है और किन योजनाओं की तैयारियां बाकी हैं। क्या बात है, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। भाई आप लोगों के लिए तो बहुत ही खुशी का मौका है ना ये। अरे देखिए, माँ इतने बड़े हमले के बाद जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं, लेकिन आपकी तो तरक्की हो गई। लेकिन आपको तो वित्त मंत्री से सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो मैं तो आपको मुबारकबाद ही दूंगा ना। और हो सकता है कि जो घोटाले की छानबीन हो रही थी उसे रोकने के लिए ही मां पे हमला करवाया गया हो। आपकी मुबारकबाद की जरूरत नहीं है हमें। और हम इस पद का स्वीकार इसलिए किए हैं क्योंकि हम पार्टी के प्रति वफादार हैं। और आपके शब्दों में छिपे व्यंग्य को हम महसूस कर पा रहे हैं राजवीर। जाने दीजिए मैडम, इन लोगों के इन्हीं हरकतों की वजह से माँ जी को अलग रहने पर मजबूर होना पड़ा। तुम बीच में मत बोलो। बीच में तो तुम आके खड़े हो राजवीर। हमें समझ में नहीं आता कि सच्चाई को देखने का तुम्हारा नजरिया इतना गलत क्यों है। प्रदीप जी, मैं तो ये बात सोच रहा हूं कि मां जो कर रही थी वो तो अच्छा ही कर रही थी, लेकिन ये जो घोटाले होने शुरू हुए हैं, मुझे पक्का यकीन है कि उसमें मां का कोई हाथ नहीं था। लेकिन अगर मां इसकी छानबीन करना शुरू करती ना, तो सबके चेहरे बेनकाब हो जाते। छानबीन तो अब भी होगी। छानबीन करने का दावा तो हर पार्टी करती है मैडम, लेकिन उस छानबीन में कितनी सच्चाई है इसका दावा कोई नहीं कर सकता। और हो सकता है कि जो घोटाले की छानबीन हो रही थी उसे रोकने के लिए ही मां पे हमला करवाया गया हो। जितना मैं जानता हूं सारी जांच एजेंसीज छानबीन कर रही हैं, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें। नर्स, वेंटिलेटर का बंदोबस्त करो जल्दी। और तुम इंजेक्शन तैयार करो।